नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बड़थरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी मैं आपको टारगेट देता हूं, जैसे कि मैंने नाउन की वीडियो पर दिए हैं 80 लाइक्स के, यदि आप उसको अचीव कर लेते हैं उसके बाद ही मैं नया वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ हैं ना उनके उस पर 300 400 500 व्यूज़ आ जाते हैं। यदि उसमें से मैं आपसे 80 लाइक्स, ओनली 80 लाइक्स टारगेट मांग रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप उसे इजीली कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ मैं उसको स्टॉप कर दूंगा और जिस वीडियो पर आप एम अचीव कर रहे हैं तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे कि आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको मैं रेगुलर मतलब जैसे हो सकेगा अपलोड करूंगा। एमबी पब्लिकेशन का भी मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो इसको भी मैं रेगुलर अपलोड करूंगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेट पेपर। ये 8 फरवरी का स्टेनोग्राफर का सेट है। जो सभी लोग बोल रहे थे कि काफ़ी टफ है सर, बहुत ज़्यादा कठिन था, उसको देखिए, उसको करवाइए, उसको एनालिसिस कीजिए, तो आज हम सभी मिलकर इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अगर बात करें तो जो पहली हम देखिए इसमें ऐसे दिया हुआ है लाइन बाय लाइन, इसमें मिसलिनियस करके दिया है। जैसे एरर जो पहले आती थी साथ में आ जाती थी, सारी की सारी एरर्स ऐसी नहीं है, आपको अलग अलग जगह पर मिलेगी। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पहले पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले क्वेश्चंस में क्या है, हमें ग्रामेटिकल एरर देखना है। तो इसको देखते हैं। अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस is discovered despite the fact that the homes of the two races are so far apart। तो देखिए इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अ नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं किस चीज़ के, रिसेम्बलेंस यानी समानता के, किस किस के बीच में, ऑस्ट्रेलियन और द्रविडियन भाषा में। ठीक है, जो कि अभी तक पाए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अ नंबर अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि द नंबर ऑफ, यदि हम बात करें द नंबर ऑफ, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसमें देखिए कि अ नंबर ऑफ इसमें ये दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद जो वर्ब का प्रयोग किया गया है वो किया गया है इसका। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका पूरे का मतलब आप सुन लीजिए पूरे एरर का, कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे खोजे गए हैं जिसमें समानता हमें मिलती है ऑस्ट्रेलिया की भाषा में और द्रविड़ की भाषा में। ठीक है, भले ही ये एक फैक्ट है कि इन दोनों के घर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में आपको बनाना है पैसिव। तो देखिए पैसिव कैसे बनेगा इसका। When big tech companies owned your phones, they could make money on all sorts of service। देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने अभी पैसिव तो नहीं करा है इस पर, लेकिन जिन्होंने भी मुझसे पढ़ा है तो मैंने बताया था कि जब भी वैन से कोई पैसेज बनता है तो वैन से जुड़े हुए पैसेज को हम पैसिव में कन्वर्ट, वैन से जुड़े हुए सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। और वैसे भी आप देखिए दे कुड, इसको देखना, दे कुड मेक ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्विस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट आपको किस में दिख रहा है, बिग टेक कंपनीज ओन्ड, ओन्ड के हो गई वर्ब और योर फोन्स के हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें से आप उठा के बना दो योर फोन से, तो कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए वेन योर फोन्स आर, आर होगा नहीं क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वेन योर फोन्स वर ओन्ड बाय बिग टेक कंपनीज दे कुड मेक मनी ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्विस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए आराम आराम से समझते चलिए, ठीक है, मैं पूरे अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट देखना, हमें एरर फाइंड करनी है। ठीक है, एरर फाइंड करनी है। एवर सिंस मैरी वॉन द इलेक्शन, जब से मैरी ने क्या जीता, इलेक्शन जीता, शी हैज़ बीन बिहेविंग एज इफ़ शी वॉज अ क्वीन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी एज इफ़ या एज दो का प्रयोग किया जाता है, एज इफ़ या एज दो का प्रयोग किया जाता है तो ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, तो इसके साथ हम हमेशा वर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह ऐसे चलता है मानो राजा हो, तो ही वॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। तो ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, शी वर अ क्वीन का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें वॉज के स्थान पर वर का प्रयोग हम
करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना, इसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है। डेनमार्क हैज़ बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड एज अ लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो डेनमार्क को काफ़ी समय से उसकी इस बात के लिए प्रशंसा की जाती है कि उसके लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, जो नियम और कानून हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी तारीफ लंबे समय से की जा रही है। तो इसमें देखना, हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग ये अकेला आएगा नहीं, ठीक है, सिंस वगैरह का प्रयोग हमें करना नहीं है। ठीक है, और इसमें हैज़ बीन का प्रयोग किया नहीं जाएगा क्योंकि कहीं पर हमें सिंस या फ्रॉम दिया नहीं है। हैज़ बीन ऑल लॉन्ग, हैज़ बीन ऑल अलोंग, ऑल अलोंग का मतलब होता है आसपास सेलिब्रेट करना। ठीक है, तो ये होगा नहीं। हैज़ बीन फार टू लॉन्ग सेलिब्रेटेड, इसका मतलब होता है फार टू लॉन्ग का मतलब बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा लंबे समय से उसकी प्रशंसा की जा रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, नो इम्प्रूवमेंट, जो दिया हुआ सेंटेंस है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, हमें फिल इन द ब्लैंक भरना है। ठीक है, देखना, द लाइन बिटवीन वर्क एंड लाइफ, जो लाइन है किस किस के बीच में, काम के बीच में और ज़िंदगी के बीच में, इज़ सो खालिस्तान दैट फॉर मिलेनियल्स द आइडिया ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस हैज़ नेवर बीन एन इंस्पिरेशन लेट अलोन अ रियलिटी। तो देखिए, इसमें ये पूछ रहा है कि जो ज़िंदगी और काम के बीच जो एक लाइन है तो वो कैसी है। देखिए, ब्लर्ड यानी होता है अस्पष्ट, ठीक है, धुंधली। एम्बिगुअस यानी क्या होता है, अर्थ का अस्पष्ट होना। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, मीनिंग का, कि यदि कोई दो मीनिंग है। दोगला होता है, इसका मतलब क्या होता है, दोगला, जो अर्थ होते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है वो कभी हंसने लगता है, एक व्यक्ति कभी ऊधम मचाने लगता है, वही व्यक्ति, तो वो क्या है, एम्बिगुअस कैरेक्टर का है। क्लाउडी यानी क्या होता है, धुंधला, मतलब जो क्लाउडी, नेचुरल, एनवायरमेंटल, ये साउंड करता है, पर्यावरण से संबंधित वाला क्लाउडी है। और स्टीमी यानी कि होता है धुंध से भरा हुआ। तो इसमें ब्लर्ड का प्रयोग किया जाएगा। ब्लर्ड का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, जो केवल समझ के रूप में अस्पष्ट हो जो चीज़, उसको क्या बोलेंगे हम, ब्लर्ड। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, ब्लर्ड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखना, पैरा जंबल का ये क्वेश्चन है, द क्लॉक स्ट्रक 9:15 एज ममता हरीड इनटू द बिग ब्लॉक ऑफ ऑफिस। जैसे ही घड़ी ने कितने बजाए, 9:15 बजाए, ठीक है, 9:15, 9 को पास्ट करके कितने बजे, क्वार्टर हुआ एक, मतलब 9:15 बजे। तो ममता ने जल्दी से क्या किया, ऑफिस की तरफ दौड़ लगाई, अपने ऑफिस की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देखना क्या आएगा, सी रिजॉल्व टू लीव होम अर्लियर फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ये साउंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसने अब सोचा कि वो कैसे छुटकारा पाएगी, कि वह घर से जल्दी निकलेगी, ठीक है, घर को जल्दी छोड़ देगी। लीव होम अर्लियर का मतलब। देन देखना, शो शी वॉज अ फ्यू मिनट लेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर जॉब, इसलिए वह अपनी पहले दिन की जॉब के लिए ही लेट हो गई थी। ठीक है, कुछ समय लेट हो गई थी। नेक्स्ट देखना, द बस हैड क्रॉल्ड थ्रू द डेंस ट्रैफिक। तो जो बस थी वो धीरे धीरे चल रही थी। क्रॉल यानी क्या होता है, रेंगना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसलिए बस क्या कर रही थी, रेंग कर चल रही थी। तो इसमें अब हमें अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहला तो ए आए गई, और आपके सभी ऑप्शंस में ए भी इसमें मौजूद है, तो ए तो सबसे पहले आपका आना ही है। नेक्स्ट देखना, देखो आप, अब स्टोरी सी बन जाती है इसकी। जैसे ही 9:15 बजे ममता हरीड इनटू द ब्लॉक ऑफिस, ठीक है, ब्लॉक ऑफ ऑफिस, तो वो जल्दी ऑफिस के लिए रवाना हुई। जो उसकी बस थी, देन उसके बाद क्या हुआ, जो उसकी बस थी वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो आप देखिए, ए डी किस में दिया हुआ है, देखिए तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है ए डी, इसके बाद सभी सही हो जाएंगे आपके। इसलिए वह ऑफिस, देखिए अब बस ही लेट पहुंची, तो फिर वो ऑफिस जाने में भी क्या हो गई, लेट हो गई। फिर उसने क्या सोचा कि भाई मैं 9:15 की बजाय मैं क्या करूँगी, थोड़ी जल्दी घर से निकलूँगी, तो जिससे मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। आया ये समझ में। नेक्स्ट देखना आप, 7वां क्वेश्चन, इफ़ यू आर एवर इन चेन्नई, यदि आप कभी चेन्नई आएँ तो मुझसे, मेरे पास आएँ और मुझसे मिलें। इफ़ यू एवर कम इन चेन्नई कम एंड सी मी, सिंपल, यू का प्रयोग सुपर फ्लोज है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तुम आते हो और मुझसे मिलते हो, कि आओ, कि जब कभी भी आप मुंबई आएँ मुझसे मिलें। ठीक है, वेन एवर यू कम टू मुंबई मीट मी या सी मी, तो इसमें कम एंड सी मी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरह, सॉरी, इम्पेरेटिव सेंटेंस इसको हम बनाएंगे, कम एंड सी मी। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखना, हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें करना है।
स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताज महल राजू सेड दैट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू सी द ताजमहल। ठीक है, ताजमहल के सामने खड़े होकर राजू ने क्या बोला था कि है ना, कि वह बहुत टाइम से ये चाहता था कि वह ताजमहल को देखे। अब आप इसका देखना, आपको क्या बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल राजू वंडर्ड। नेक्स्ट देखना, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल राजू सेड। फिर यहाँ पर देखते हैं उसके ऑप्शंस। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल राजू सेड, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल राजू टोल्ड मी। तो देखिए टोल्ड मी का प्रयोग तो किया नहीं जाएगा क्योंकि कहीं पर सेड टू मी का प्रयोग नहीं दिया हुआ है इसमें। देखना आप, इसमें कहीं पर भी सेड टू मी नहीं दिया, सेड अकेला दिया है, तो टोल्ड मी होगा नहीं। और इसमें देखना ये वंडर होगा नहीं, क्योंकि वंडर का प्रयोग कब किया जाता है, एक्सक्लामेटरी के रूप में। जैसे कि यदि वाव का सेंस देता, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाना, अगर वाव आता उसमें लिखा हुआ, अमेज्ड आता, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वंडर का प्रयोग करते हैं। तो अब बच्चे कौन से, सैड सैड वाले। ठीक है, तो इसमें देखना दिया हुआ है स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल राजू सेड आई हैड, इतना तो सही दिख रहा है, आई हैड। आगे देखते हैं, आई हैड वॉन्ट, देखिए गलत हो गया, आई हैड दिया हुआ है तो हम वॉन्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हमें वॉन्टेड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखना कौन सा वाला है आपका, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल राजू सेड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सी द ताजमहल। अब यदि आप इसको इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको जो सेंटेंस है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, पैसिव बनाना है हमको। ठीक है, बोर मत होना। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, धैर्य से आप बनाए रखिए धैर्य, और अच्छे से पढ़ते चलिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आप पहले खुद करके देखिए, फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। यदि आपको ग्रेड सी चाहिए, आपको एमईए चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल डिपार्टमेंट चाहिए, आपको विदेश जाने का मौका चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा। केवल मोटिवेट होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मेरी मोटिवेशन या फिर मेरी स्ट्रेटजी पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, जबकि पढ़ाई की वीडियोस पर तो उल्टा होना चाहिए भाई। आपको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, मोटिवेशन तो कहीं से भी मिलता रहेगा, हर टाइम मोटिवेशन नहीं लिया जाता। ठीक है, वो भी ठीक है आप लेते हो, लेकिन पढ़ाई भी तो करो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो मोटिवेशन होने का फ़ायदा क्या है, मोटिवेटेड होने का क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना, ठीक है, स्किप करके मत जाना। मुझे पता है बहुत से चले जाएंगे, बोर हो जाएंगे, क्योंकि आप ही लोगों ने बोला है ना सेट पेपर का, तो अभी आपको देखना पड़ेगा। और इस वीडियो के लिए लाइक का टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको 130 लाइक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत मुझे लगती है। 130 लाइक्स आएंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद, गुस्सा मत होना। हाँ, तो अब इसको हम देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन इजीली प्रेडिक्ट आवर वन लाइन बिहेवियर। ठीक है, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वह आसानी से भविष्य बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, वन लाइन बिहेवियर को बता सकते हैं। तो इसका पैसिव सिंपल बन जाएगा। देखिए आप सीधे ही पैसिव बनाना, आवर वन लाइन बिहेवियर कैन ईजीली बी प्रेडिक्टेड बाय कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो देखना कहाँ पर दिया हुआ है, वन लाइन बोल रहा हूँ, ऑनलाइन बिहेवियर। अवर ऑनलाइन बिहेवियर कैन इजीली बी प्रिडिक्ट इसमें दिखा हुआ है, देखिए थर्ड फॉर्म नहीं आई इसमें, तो ये गलत हो गया। अवर ऑनलाइन बिहेवियर इजीली बी, इसमें कैन नहीं दिया हुआ। अवर ऑनलाइन बिहेवियर इसमें वॉज दिया हुआ है। अवर ऑनलाइन बिहेवियर, इसमें देखिए इसमें बी को ही गायब कर दिया। अब इसमें बी को गायब कर दिया, बी ही नहीं लगाया है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें क्या लगी होगी भाई, कहीं या तो नई मिस्टेक की होगी। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, आवर ऑनलाइन बिहेवियर कैन ईजीली बी प्रेडिक्टेड बाय कंप्यूटर्स, यहाँ पर बी और आना चाहिए था, तो ये सही हो जाता है। ठीक है, तो आप देख लेना, इसमें शायद हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। नेक्स्ट देखना, ईडीएम में द ग्रेवयार्ड शिफ्ट, आपको पता होता है रात का पहर होता है, रात में जो जॉब करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड शिफ्ट, जो रात में चालू हो जाती है आपकी 12 बजे से या 11 बजे से, और सुबह 8 बजे तक वो चलती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, द वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट ऑफन फ्रॉम मिडनाइट टू 8। ठीक है, मिडनाइट यानी कि होता है 12 बजे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना, हमें ग्रामर एरर फाइंड करनी है इसमें। मैनी अ गर्ल, देखिए मैनी आ, यदि इसके साथ कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपका मैनी लगा है, फिर एक आर्टिकल ए या एन लिखा हुआ है, और फिर क्या आ रहा है आपका प्लूरल नाउन, फिर क्या आ रहा है आपका सिंगुलर नाउन,
सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका, मैनी अ गर्ल वॉज इन्फ्लुएंस्ड का प्रयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बी पार्ट में गलती हो जाएगी। नेक्स्ट देखना, इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है, इसको देखते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स एट स्कूल, यदि आप स्कूल में मैथमेटिक्स पसंद नहीं करते हैं, यू डोंट लाइक इट एट कॉलेज टू, तो आप इसे स्कूल में भी पसंद नहीं करते। ऐसा ज़रूरी है क्या? ऐसे तो क्या है, बचपन में मुझे इंग्लिश पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैं कॉलेज तक आया तो मुझे इंग्लिश अच्छी लगने लगी ना। तो ये क्या है, अगर आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो तो आप कन्फर्मिटी के साथ नहीं कह सकते, आपको आपको एक अंदाज़ा देते हो, आप एक संभावना व्यतीत करते हो, एक संभावना आप बताते हो उसमें। तो आप किसका प्रयोग करोगे इसमें, इसमें आप प्रयोग करोगे यू मे नॉट लाइक इट एट कॉलेज, क्योंकि ये क्या बता रहा है, संभावना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पसंद करो ही ना। ठीक है, कि यदि आप इस स्कूल में यदि आपको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती तो आपको कॉलेज में भी इंग्लिश अच्छी ना लगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। स्कूल में मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आया तो मुझे इंग्लिश अच्छी लगने लगी थी। नेक्स्ट देखना, हमें क्या करना है, इसमें फिर से डायरेक्ट फॉर्म बनाना है इसका। इसको देखते हैं। द स्टूडेंट्स वांटेड टू नो वेदर दे कुड पोस्टपोन द टेस्ट अंटिल मंडे। स्टूडेंट्स ये जानना चाहते थे कि क्या वे मंडे तक टेस्ट पोस्टपोन कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है शैल दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, कोड आ रहा है। तो देखिए शैल तो होगा नहीं, ठीक है, विल होगा नहीं, ये दो तो कैंसिल हो गए। अब हमें किसको देखना है, कोड को देखना है और कैन को देखना है। तो देखिए इसमें है ना, आप ध्यान देखना, अनटिल मंडे दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट में ये बात कही गई होगी कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं ना मंडे तक इस काम को कर सकता हूँ, ठीक है, या मंडे तक आपको इस काम को डिले कर देना चाहिए, तो ये सब प्रेजेंट मोमेंट में मैं बोल रहा हूँ, ना कि पास्ट में। हाँ, ऐसा ज़रूर मैं बोल सकता था कि मैं ग्वालियर संडे तक रुक सकता था। यदि ऐसी बात अगर आती है कि मैं संडे तक वहाँ पर ग्वालियर में रुक सकता था लेकिन नहीं रुका, ठीक है, तो उस स्थान पर आप कुड हैव का प्रयोग करते हैं, ना कि कुड को। जब मैं आपको मॉडल्स करवाऊंगा तो बड़े ध्यान से देखना, यदि आप पढ़ाई करते हैं तो ही करवाऊंगा, नहीं तो स्टॉप हो जाएगा। जैसे अगर नाउन पर लाइक्स नहीं है तो नाउन को स्टॉप कर दूंगा मैं, तो आपको डायरेक्ट सेट पेपर कराऊंगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर सेट पेपर्स कर रहे हो तो मेरा ये मानना है कि आपके सारे के सारे रूल्स क्लियर होंगे। तो यहाँ पर कुड का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि आपको ऐसा बोलना है कि मैं सोमवार तक वहाँ पर रुक सकता था, आपको अंटिल भी लगाना है, और अगर पास्ट की बात करनी है तो आपको कोड हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हो तो आप उसमें कैन का प्रयोग करोगे। जैसे कि आप इस चैप्टर को सोमवार तक सबमिट कर सकते हैं या सोमवार तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रेजेंट मोमेंट आ रहा है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, इसमें हम प्रयोग करेंगे कैन का। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहे हैं क्या हम सोमवार तक टेस्ट को पोस्टपोन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स ने पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ग्रामेटिकली तो हमें देखने में, ग्रामेटिकली नहीं टेक्निकली तो हमें ये भी सही लग रहा है, लेकिन जब आप इसका सेंस निकालोगे, जो कई बार आपको निकालना पड़ जाता है जब दो दो ऑप्शन सिमिलर होने लगते हैं, तो आप किसका प्रयोग करोगे, सी वाले का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट देखना, बगदाद रिमेन्स अ प्रोफाउंडली डैमेज्ड प्लेस। बगदाद कैसा है अभी, एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंडली, बहुत गहन तरीके से डैमेज्ड प्लेस, खराब प्लेस है। एंड फॉर ऑल इट्स न्यूनेस, अब भले ही क्या है, मतलब उसकी जो नवीनीकरण हो चुका है उसके बावजूद भी ड्रीम सिटी मतलब क्या बात कर रहा है, वो बगदाद की बात कर रहा है। इको मैनी ऑफ द सिटीज़ कंटिन्यूइंग इशू, लेकिन इसकी तबाही की जो प्रतिध्वनि अभी भी सुनाई देती है, उससे सारी की सारी सिटीज़ क्या है, एक मुद्दा बना हुआ है, एक परेशानी बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ये इको है, ये वर्ब के रूप में काम कर रही है। यहाँ पर इको, ड्रीम सिटी क्या है आपका, एक वचन, तो इको में क्या लगेगा, एस या ई एस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर इकोज करना पड़ेगा हमें, ई एस और लगाना पड़ेगा, तो पार्ट डी में इसमें गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर था कि बगदाद कैसा है, एक बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड प्लेस है, बावजूद इसके नवीनीकरण के अभी भी इस ड्रीम सिटी से इकोज आती है, प्रतिध्वनि आती है, इसके विनाश की प्रतिध्वनि आती है, जो और भी सिटीज़ हैं, और भी शहर हैं, उनकी परेशानी का कारण है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्लोज टेक्स्ट पर।
तो प्लीज़ ध्यान से देखना, बोर मत होना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आपको चाहिए ना कि क्लोज टेस्ट क्लोज टेस्ट क्लोज टेस्ट, तो अब आप देख लीजिए क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। सबसे पहली बात, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, टिप्स हो सकती है। इंग्लिश की कभी भी ट्रिक नहीं होती, इंग्लिश में केवल टिप्स काम करती है, ठीक है। तो अब आप देखना इसको। इन लिटरेचर में अगर हम बात करें, ट्रेजिडी यानी कि होती है कोई भी एक कहानी हो सकती है, एक्ट हो सकता है जिसमें दुख हो, ठीक है। इज अ प्लॉट इन विच द हीरो बिकॉज ऑफ सम इनहेरेंट फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर डाइज, ठीक है। तो कोई भी अगर ट्रेजिडी होती है यानी ऐसी कोई कहानी होती है दुख भरी, तो उसमें क्या होता है, जो हीरो होता है उसके अंदर कुछ खामियां होती हैं। फ्लॉ यानी कि होता है कमियां होना। देखिए, यदि आपको इनहेरेंट यानी कि होता है जो अंदर आंतरिक कमियां होती हैं। इनहेरेंट फ्लॉ का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक फ्लॉ, इंट्रिंसिक फॉल्ट, ठीक है। आंतरिक कमी होती है उसके कैरेक्टर में, वह मर जाता है, ये होता है। 10 हेमलेट, जूलियस सीजर्स एंड रोमियो एंड जूलियट आर ट्रेजेडीज, ठीक है। तो इसी प्रकार की जो कहानियाँ कौन सी हैं हमारी, हेमलेट, जूलियस सीजर्स एंड रोमियो एंड जूलियट आर ट्रेजेडीज, इस प्रकार की आपने सुनी होंगी कहानी, ठीक है, जूलियस सीजर्स और रोमियो जूलियट की, है ना। इन ईच ऑफ दीज प्लेज द, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, द, अब हमें लगाना है फूल, प्रोटागोनिस्ट, विलेन एंड एक्टर, ठीक है। इन ईच ऑफ दिस प्ले, इन सभी प्लेसों में, इनमें से प्रत्येक प्ले में, प्रत्येक नाटक में, द खालिस्तान इज आइदर अ ग्रेट मैन और अ मैन ऑफ ग्रेट खालिस्तान। तो जितने भी ऐसे प्ले होते हैं इनमें से द, अब देखिए फूल जो बेवकूफ़ होता है, तो देखिए नाटकों में बेवकूफ़ की बात करेंगे। जब आप टाइटल आपने देख लिया रोमियो जूलियट, ठीक है, और सीजर्स का, तो आप इसमें इसकी बात करोगे, फूल की बात नहीं करोगे। विलन यानी कि होता है खलनायक, तो इन कहानियों में, ऐसी लेमेंट कहानियों में अभी हम विलन की बात नहीं करेंगे। एक्टर कौन होता है, जो मूवी में किरदार निभाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टर। और प्रोटागोनिस्ट कौन होता है, ये होता है हीरो, जो नाटक का हीरो होता है, जो कोई लिखता है ना, अपना कुछ लिखता है, अपनी कहानियाँ लिखता है, उसका जो हीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ईच ऑफ दिस प्लेस, जितने भी ये नाटक हैं, द प्रोटागोनिस्ट यानी कि द हीरो इज आइदर अ ग्रेट मैन, या तो वो कौन होता है, एक महान व्यक्ति होता है, और अ मैन ऑफ ग्रेट खालिस्तान। 16 में हम देखते हैं साइज, या फिर बड़े साइज का होता है, बड़ी अच्छी स्टाइल का होता है, प्रॉमिस यानी वादों का पक्का होता है, रिचेज यानी धन वैभव का होता है। तो आपको पता होता है कि जब भी ऐसी जो दुख भरी कहानी होती है, प्यार मोहब्बत की कहानियाँ होती हैं, इसमें जो हीरो मैक्सिमम कैसे होते हैं, एक तो गरीब से होते हैं बेचारे, लेकिन अपने वादों के पक्के होते हैं, ठीक है पुष्पा, ठीक है, अपने वादों के क्या होते हैं, पक्के होते हैं। तो इसमें प्रॉमिस का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखना, इंस्टीड ऑफ फुलफिलिंग हिज खालिस्तान, ठीक है। इंस्टीड यानी के बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय, अपनी फुलफिल करने की बजाय, क्या चीज़ फुलफिल करने की बजाय, देखते हैं हम इसको 17 में। डेस्टिनी, किस्मत को फुलफिल करने की बजाय, किस्मत को आप कर लोगे क्या फुलफिल, नहीं कर पाओगे। लक यानी भी किस्मत को कर लोगे, नहीं कर पाओगे। फेट यानी भी क्या होता है, किस्मत नहीं कर पाओगे। पोटेंशियल यानी क्षमता को, ताकत को। बिल्कुल ये सही लग रहा है हमको इन सभी में से कि हाँ, आप अपनी ताकत को, अपनी ज़रूरतों को या अपनी क्षमता को बढ़ाने की बजाय, हाउ एवर ईच वन सकम्स टू हिज ट्रेजिक फ्लॉ, हर कोई, मतलब दोनों में, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति, जितनी भी हमने टाइटल के नाम दिए, रोमियो जूलियट और सीजर्स वगैरह, हेमलेट वगैरह, इनके जो हमने नाम दिए, तो ये सभी क्या है, अपने ट्रेजिक फ्लो के चपेट में आते हैं। एंड खालिस्तान डाइज, ठीक है। इसमें देखते हैं हम क्या होता है, अल्टीमेटली, जनरली, क्रूशली, ऑब्वियसली, और अल्टीमेटली और फाइनल रूप से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जितने भी आप देखोगे ना, इनमें जो फाइनल का जो विलन हो, सॉरी, जो प्रोटागोनिस्ट यानी कि जो हीरो होता है, अंत में क्या हो जाता है, मर जाता है अपनी किसी न किसी गलती के कारण, ठीक है। अब जैसे इसमें बताया गया है, सीजर्स फ्लॉ इज एम्बिशन, जो सीजर्स था उसका क्या फ्लॉ था कि वो ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। हेमलेट्स इज द इनएबिलिटी टू टेक एक्शन, हेमलेट का क्या फ्लो था कि वह एक्शन नहीं ले पाता था, ठीक है। इनएबिलिटी थी उसके अंदर कि वह एक्शन नहीं ले पाता था। एंड रोमियोज इज
हिज टेंडेंसी टू लव टू मच, और रोमियो की क्या क्वालिटी थी कि भाई वो प्यार में डूबा हुआ, तो वो बहुत ही ज़्यादा, ज़रूर से ज़्यादा प्यार करता था। इट माइट सीम फ्रॉम हिज हाईली, अब इससे ऐसा प्रतीत हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि फ्रॉम दिस हाईली खालिस्तान डेफिनेशन। अब देखिए इसमें जो डेफिनेशन सबकी बताई है कि सीजर्स की क्या कमी थी, एम्बिशन, मतलब क्या था, वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। हेमलेट का क्या था कि वह नाकामयाब था, या उसकी इनेबिलिटी थी, उसकी अक्षमता थी कि वह एक्शन नहीं ले पाता था। और रोमियो का क्या था कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो ये सब क्या बता रहे हैं, ये जो बातें बताई जा रही हैं, इनकी जो डेफिनेशन कर रही हैं, तो बिल्कुल सरल भाषा में बताई जा रही है। जैसे देखना इसमें क्या आएगा, हाईली इंडिपेंडेंट डेफिनेशन। तो हाईली इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र परिभाषा नहीं हो सकती, सिंप्लीफाइड यानी सरलीकरण करी हुई परिभाषा, ये बिल्कुल इसमें आ सकता है। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है क्या, ये परिभाषाएं जो बताई हैं रोमियो वगैरह की, अनडिफाइंड नहीं है, बता दी गई हैं। अनडेवलप्ड, डेवलप्ड तो हो ही नहीं सकता, डेवलप यानी क्या होता है, ग्रो करना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। विकास, विकसित परिभाषा, विकसित परिभाषा नहीं होगी, सिंप्लीफाइड सरलीकृत परिभाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दैट कैरेक्टर एंड रिजोल्यूशंस आर द कीज टू अ ट्रेजेडी। उनका जो कैरेक्टर था और उनकी जो कस्में थीं, वही क्या थी, इन जो ये ट्रेजेडी, जो ये घटना होती है, लेमेंट घटना होती है, उसकी की थी, उसका कारण था। बट ट्रेजेडी ऑल्सो, ठीक है, बट ट्रेजेडी ऑल्सो खालिस्तान a central action occurs which tests that flawed part of the protagonist। लेकिन जो ट्रेजिडी है वह ऑल्सो, ठीक है, द ट्रेजिडी है वह भी खालिस्तान सेंट्रल एक्शन। अब देखिए इसमें क्या है, इम्प्लोड, इम्प्लोड यानी होता है विस्फोट करना। तो जो ट्रेजिडी है, जो कहानी है, तो वो क्या विस्फोट करेगी बम की तरह, नहीं। इम्बाइब्स यानी क्या होता है, इम्बाइब्स यानी होता है एनग्रोस कर लेना, लिप्त हो जाना, लिप्त हो जाएगी ट्रेजिडी अपने आप में, नहीं। ठीक है, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज यानी अर्थ बताना, इम्प्लाइज यानी बताना, दिखाना, शो करना, एक्सप्रेस करना, बिल्कुल सही बात है। ट्रेजिडी एक्सप्रेस कर सकती है और ट्रेजिडी हम लोगों को बता सकती है, और ट्रेजिडी से हम अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बट ट्रेजिडी ऑल्सो, द ट्रेजिडी ऑल्सो इम्प्लाइज अ सेंट्रल एक्शन, एक सेंट्रल, मतलब जो एक सेंट्रल एक्शन है उसके बारे में बताती है। अ क्राइसिस यानी परेशानी के बारे में बताती है। विच टेस्ट, जो कि टेस्ट करती है दैट फ्लॉड पार्ट ऑफ द प्रोटागोनिस्ट्स खालिस्तान 21। साउल, हार्ट, प्लॉट, कैरेक्टर, चरित्र के बारे में, सिंपल बात है, हीरो के चरित्र के बारे में, ये सब उनकी जो चीज़ें हैं, ट्रेजिडी है, ये सब बताती हैं कि उनका चरित्र कैसा था। अब जैसे हम बात करें इन जूलियस सीजर्स, जूलियस सीजर्स के रूप में क्या था, द टेस्ट कम्स व्हेन मार्क एंटोनी प्रेजेंट सीजर्स विद द क्राउन। देखिए जूलियस सीजर्स में टेस्ट किससे पता चलता है, उसके कैरेक्टर का टेस्ट हम कैसे करते हैं, जब मार्क एंटोनी सीजर्स को क्या देता है, एक क्राउन देता है। ठीक है, तब हमें पता चलता है कि भैया बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। हेमलेट टेस्ट्स कम इन द चैपल, जो हेमलेट था उसका टेस्ट कब पता चलता है, कि जब वह चैपल यानी कि चर्च में आता है, आफ्टर विटनेसिंग हिज अंकल्स रिएक्शन टू द प्ले। ठीक है, अब उसके जो अंकल थे, जब वो बताते हैं, उसका रिएक्शन देते हैं उसके प्ले के बारे में। ठीक है, मर्क्यूटियोस डेट्स टेस्ट्स रोमियो, रोमियो को कौन टेस्ट बताता है, रोमियो का टेस्ट कौन करता है, जब मर्क्यूटो की डेथ हो जाती है। इन ऑल थ्री केसेस प्रोटागोनिस्ट्स आर फाउंड, इन तीनों केसों में जो हीरो थे, जो नायक थे, वे कैसे पाए गए हैं। अब इसमें हम देखते हैं, थ्रेटनिंग धमकी भरे पाए गए हैं, गैम्बलिंग जुआरी पाए गए हैं, ड्रीमिंग सपनों की दुनिया में पाए गए हैं, वांटिंग यानी चाह में पाए गए हैं, चाहत पाई गई है। तो बिल्कुल सही बात है, इन सभी में चाहत थी। जैसे कि वो एम्बिशन था, उसको जूलियट चाहिए थी, रोमियो को जूलियट चाहिए थी। ठीक है, ये सब क्या थे, नीडी थे, वांटिंग थे, इन सबको चाहती। ठीक है, सीजर एक्सेप्ट्स द क्राउन आफ्टर रिफ्यूजिंग इट ट्वाइस, सीजर क्या करता है, क्राउन को एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि उससे पहले 2 बार वो उसको क्या करता है, आफ्टर रिफ्यूजिंग इट ट्वाइस। ठीक है, जब वह इसको 2 बार मना कर देता है, मना करने के बाद में वह उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हेमलेट शीट्स हिज शॉट इंस्टेड ऑफ एक्सिक्यूटिंग क्लॉडीज। ठीक है, वो क्या करता है, जो हेमलेट है वह अपनी तलवार को किस में रख लेता है, अपनी शीट में रख लेता है। रोमियो मर्डर्स टाइबाल्ट इन अ वेंजफुल रेज। ठीक है, जो रोमियो था वो खून कर देता है, किसका, टाइबाल्ट का कर देता है, गुस्से में। अब देखना आगे।
ठीक है। ये सब क्या थी, उनकी फ्लॉ थी, इन सभी की फ्लॉ थी ये सब, ठीक है। अब 33 का देखना, खालिस्तान द टेस्ट द फ्लो माइट नेवर, ठीक है, बिना टेस्ट के। देखिए जब तक टेस्ट नहीं किया जाएगा बिना टेस्ट के, तो इसमें सीधा आएगा विदाउट टेस्ट, विदाउट द टेस्ट, जब तक टेस्ट नहीं किया जाएगा। द फ्लो जो कमी है, माइट नेवर, खालिस्तान डेवलप होगी, कमी नहीं, डिपोज होगी नहीं होगी, डिपोज, रिड्यूस यानी कम होना नहीं होगी, सरफेस यानी रिवील होना। तो बिल्कुल सही बात है, जब तक टेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक उनकी जो फ्लॉ है उनकी कमी नहीं निकल पाएगी, सरफेस पर नहीं आ पाएगी। तो अब देखिए इस क्रॉस टेस्ट का अगर मैं बात करूं, यदि मैं होता इस टेस्ट के अंदर तो मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हो पाता है इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मुझे एक मीनिंग इसमें नहीं आया था इम्पिंग्स का, ठीक है, इम्पिंग्स का मुझे मतलब नहीं पता था, बाद बाकी मुझे ये सारे मतलब पता थे। और इसको यदि मैं सॉल्व करता, ठीक है, अभी तो मैंने थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन यदि मैं इसको सॉल्व करता तो मैं इसमें मैक्सिमम कोशिश करता एलिमिनेशन लगाने की। जैसे कैसे एलिमिनेशन लगाता, आप देखिए इसमें डेस्टिनी, लक, फेट, तीनों की बिल्कुल सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लगा देता, पोटेंशियल लगा देता। नेक्स्ट देखना, फूल, विलन, एक्टर, ठीक है, ये सब कॉमन है। अब बात कर रहे हो आप लिटरेचर की, ठीक है, लिटरेचर की बात करते हो तो देखिए प्रोटागोनिस्ट, ये सीधा लिटरेचर वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, हीरो। तो आप इस पर क्लिक कर सकते थे क्योंकि एक्टर मूवी में होता है, फूल की बात चल ही नहीं रही और विलन की बात इसमें कहीं पर की नहीं गई है। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन मेथड लगा के इन पैसेज को कर सकते हो। और सिंपल बात है, यदि आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ, कहानियों के बारे में पढ़ा हुआ, तभी आप इसको कर पाओगे। तो डोंट वरी, ऐसे पैसेज यदि आते हैं तो आप कीजिए और मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। पहले परेशान होने वाली बात थी जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं था, ठीक है। यदि आप इसमें से, जैसे कि अगर ये 10 नंबर का है, यदि आप इसमें से आप 7 भी बना देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और 7 इसमें आराम से बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हाँ जी, एरर देखते हैं, देखिए पढ़ना आराम से। साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ट्री फ्रॉग स्पेसीज, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने क्या डिस्कवर किया है, एक नई ट्री फ्रॉग स्पेसीज के बारे में खोज की है कि एक नई फ्रॉग की प्रजाति आई है जो ट्री जैसा कुछ होगा, ठीक है। विथ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो कैसा है, असाधारण है। एन लार्ज क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर, बड़े बड़े नाखून है, क्लॉ यानी क्या होता है, तीखे नाखूनों का होना। लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थंब, ठीक है, मतलब कहाँ पर, थम्स में, उनके में। दैट लिव ऑन अ रिमोट टेबल टॉप माउंटेन इन द एंडीज, जो एंडीज पर्वतमाला के माउंटेन का टॉप पर रहते हैं। तो इसमें देखना एरर क्या है, आप देखना बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, यदि आपको नाउन आता है तो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर अ न्यू, आ लगा हुआ है, स्पेसीज के बारे में मैंने बताया था आपको, जैसे कि सीरीज, यदि नाउन का टॉपिक नहीं देखा तो देख लेना। सीरीज, इनिंग्स, स्पेसीज, ये सभी क्या होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में ऐसे ये लगा होता है, तब भी ये कैसा व्यवहार करते हैं, सिंगुलर व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा अ न्यू ट्री फ्रॉग स्पेसीज, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा। अब देखना, ये स्पीसीज की बात हुई तो स्पीसीज कैसे बताया गया है, ये सिंगुलर आ लगा हुआ है, ठीक है। अब यही रहती है, अब देखिए पूरा सब्जेक्ट उठ के आया है यहाँ पर, विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब स्पीसीज की विशेषता बता रहे हैं। फिर देखना दैट लिव अकेला लिखा हुआ है, जबकि ये कैसा है आपका, एक वचन है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, लिव्स का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ना कि लिव का प्रयोग करेंगे। जब आप रिलेटिव प्रोनाउन भी करोगे, यदि पढ़ोगे मुझसे, तो मैं उसमें आपको ये समझा दूंगा, धीरे धीरे ही चीज़ें समझ में आएंगी। यदि आप सोचो ना भैया स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, बड़ा आसान है, आज 6 महीने पढ़ के, और भाई यूट्यूब पर तो पता नहीं क्या क्या दिया होता है, 15 दिन में लाइए 90 से ऊपर मार्क्स, कैसे आ सकते हैं यदि आपको ये चीज़ें पता नहीं है तो कम से कम यदि कोई बिगिनर्स है तो उसको तो 1 साल वेट करना ही पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, वेट करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, सीधे घोड़े के मुंह से सुनना। जैसे मान के चलो, इसको मैं एक ट्रिक से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे घोड़ा रेस में गया है दौड़ने के लिए और वो जीत गया, तो भैया घोड़े ने रेस को क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो अगर वो कुछ बोलेगा अपने मुंह से तो सत्य बोलेगा। तो हमें किस पर विश्वास करेंगे कि भैया जिसके पास में नॉलेज हो, कोई ऐसे व्यक्ति की बात सुननी चाहिए जिसके पास में नॉलेज हो, वो उस फील्ड से गुजर चुका हो। जैसे कि मैं, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि मैं एसएससी स्टेनोग्राफर की फील्ड से गुजर चुका हूँ, सारे के सारे उसके फॉर्मेलिटीज़ मैं कर चुका हूँ, ठीक है।
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ डायरेक्ट एंड पर्सनल नॉलेज, ऐसे व्यक्ति की बात सुनना जो अनुभवी हो उसकी और उसके पास पर्सनल नॉलेज हो। नेक्स्ट देखना, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट, फिर से वही आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, ठीक है। तो इसमें आप देख लेना, चेटियर सेड टू मी यू मे रिटर्न द मनी नेक्स्ट मंथ। अब इसमें देख लेना भैया, देखिए सेड टू मी का क्या कर दिया, टोल्ड मी कर दिया, लेकिन देखिए मे का क्या होना चाहिए था, माइट होना चाहिए, इसमें आई एम लग रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखना, चैटर रिजेक्टेड, देखिए रिजेक्टेड वाली तो कोई बात इसमें कही नहीं जा रही, तो ये रिजेक्टेड वाला भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखना, एक्सीडेड दैट, यानी कि मुझसे एग्री होते हुए कहा, एक्सीड का मतलब क्या होता है, मुझसे एग्री होते हुए कहा। आई रिटर्न माई मनी, देखिए अब इसमें क्या है, मे नहीं लगा, मे का माइट नहीं किया गया। नेक्स्ट देखना, चैटर एक्सीडेड दैट आई माइट रिटर्न द मनी इन द कमिंग मंथ, बिल्कुल सही वाला ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप देखना कि टोल्ड बोल्ड कुछ भी नहीं दिया, नहीं तो आप फिर से परेशान हो जाएं और आप बोलें कि सर इसमें टोल्ड मी क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं हुआ। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं सारे के सारे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपको बेस्ट चूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट देखना, पैसिव हमें देखना है, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट एम्प्लॉयज़ हु हैव फ्रेंड्स एट द ऑफिस आर जनरली हैप्पियर इन देयर जॉब। आप देखना, ये उस तरह का सेंटेंस है, मैंने आपको करवाए थे मेरे स्टूडेंट्स को जो ऑफलाइन पढ़ते हैं। जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है, पीपल सेड दैट, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट, ठीक है, इस प्रकार की आती है, ठीक है। पीपल सेड, ऑडियंस सेड, ऐसा कुछ आता है और दैट लगा होता है, तो आपको पैसिव किसका बनाना होता है, दैट से बस पहले का इतना आपको पैसिव बनाना पड़ेगा, बाद बाकी ये सब कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो अब ऑप्शन आप देखते हैं, आप इसको देख लेना बस, रिसर्चर्स हैव फाउंड, ठीक है, ये आप इसको देख लेना। अब आपको क्या देखना है, ऑप्शन देखना है बस, देखना काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, ठीक है ना। और एक तो इसमें एडिटिंग भी नहीं होती, तो सीधा सीधा बताना पड़ता है। तो इसमें देखना, इट कुड बी फाउंड, ये आ जाएगा क्या, हैव फाउंड का पैसिव नहीं आएगा। इट इज़ बीइंग फाउंड, ये कंटिन्यूस का पैसिव है, ये भी नहीं आएगा। इट वाज फाउंड, ये पास्ट का पैसिव है, ये भी नहीं आएगा। इट हैज़ बीन फाउंड, ये बिल्कुल सही है। देखो वहाँ पर क्या लिख रहा था, साइंटिस्ट, यानी कि मैं दे लिख देता हूँ, दे हैव फाउंड दैट, दे हैव फाउंड दैट। तो देखिए इतने का पैसिव हम बना देंगे, इट से बना देंगे इट इज़ फाउंड, सॉरी इट हैज़ बीन फाउंड, इसका पैसिव क्या बना देंगे हम, इट हैज़ बीन फाउंड। तो ये वाला आपका आ जाएगा, इट हैज़ बीन फाउंड बाय रिसर्चर्स दैट एम्प्लॉयज़ हु आर, और बस को क्या कर देंगे हम, सेम बना देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, आइडेंटिफाई द सेगमेंट, मतलब कि ग्रामर हमें इसमें करना है, ग्रामेटिकल एरर देखनी है। द टीचर हैड हार्डली लेफ्ट द रूम देन की जगह पर क्या लग जाएगा, वैन लग जाएगा, बकवास एरर, गंदी एरर, ठीक है। तो देखिए सरल भी आती है, तो कठिन कठिन मत देखा करो हमेशा, है ना। नेक्स्ट देखना, द बुक की सेड अलास, यानी कि भैया दुख हो गई, ठीक है, दुख हो गया उसको। अलास यानी क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। तो आप सीधा देखना इसमें, द बुकी सेड अलास, ये तो होगा नहीं, अलास अलास को हम हटा देते हैं। द बुकी लेमेंटेड दैट, बिल्कुल सही बात, लेमेंटेड यानी क्या होता है, दुख से बोलना, ठीक है, दुख होकर बोलना, दुखी मन से बोलना, तो लेमेंटेड उदासी से बोलना, तो लेमेंट हो जाएगा, अलास का जो मतलब दे देगा। ऑब्जर्व यानी देखना, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, तो ये सब गलत हो गए, आपको कुछ नहीं देखना। लेमेंट दिख गया यानी दुख उदासी भरा होता है, इसलिए आपकी वोकेबलरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सीधा आप आंसर लगा देना, इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, पैसे बनाना है हमें, एयर ट्रेवल कैन स्प्रेड, अगर हम एयर ट्रैवल करते हैं, जो कि अभी हुआ है कोरोना में, एयर ट्रैवलिंग की वजह से कोरोना फैला है, जैसे विदेश में वो लोग जो आए हैं फ्लाइट से, तो उन सभी के कारण पूरे देश में क्या फैल गया, कोरोना फैल गया। एयर ट्रैवल कैन स्प्रेड अ पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड विद इन डेज, बिल्कुल सही बात, क्या करेक्ट बात, बहुत पहले ही ये एरर जिसने बनाई है, तो बहुत सही बात उसने लिख दी। आज हम फील कर रहे हैं इस बात को कि जो एयर ट्रैवल होता है, हवाई यात्रा होती है, वह महामारी को कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में फैला सकती है। तो इसका सीधा हमें क्या बनाना है, पैसे बनाना है। तो अपेंडेमिक, इसमें क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है अपेंडेमिक, यहाँ से इसको उठा लो आप। अपेंडेमिक कैन बी स्प्रेड
वर्ल्ड वाइड विद इन डेज बाय एयर ट्रेवल। ठीक है, इसमें शेल है, इसमें एज ए कैन बी स्प्रेड विद इन डेज, ये तो गलत हो जाएगा, इसका ए ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, हमें क्या करना है, एंटोनिम देखना है न्यूमरस का। न्यूमरस यानी क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है, न्यूमरस यानी क्या होते हैं, सेवरल, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। अनकाउंटेबल, जिसे गिना नहीं जा सकता। स्कार्स यानी क्या होता है, कम, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। न्यूमरस यानी होता है बहुत ज़्यादा, अलॉट ऑफ, और स्कार्स यानी क्या होता है, कमी। ओकेशनल यानी क्या होता है, कभी कभार। हाँ, अभी नेक्स्ट देखते हैं पैरा जम्बलिंग। देखना, जमशेद जी टाटा वॉज बॉर्न इन 1839 इन अ ट्रेडिशनल पारसी फैमिली। जमशेद जी टाटा थे, वो 1839 में जन्मे थे, किस में, पारसी फैमिली के अंदर। तो पहले तो आप ऑप्शन देखना, सब में ए दिया हुआ है, तो ए तो फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखना, दे वर्कड इन ट्रेडिंग फॉर सम ईयर्स इन चाइना एंड यूके। उन्होंने ट्रेडिंग का काम किया कहाँ पर, चाइना में और यूके में। ही वॉज अ ग्रेट बिलीवर इन टेक्नोलॉजी, वे बिलीवर में, टेक्नोलॉजी में विश्वास करते थे। एंड रिवॉल्यूशनाइज्ड द टाटा टेक्सटाइल माइल्स, और उसमें क्रांति ले आए वो, किसमें, अपनी मिल्स में, टाटा टेक्सटाइल मिल्स में वो क्या ले आए, क्रांति ले आए। रिवॉल्यूशनाइज्ड यानी कि होता है क्रांति कर देना। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ अप्रेंटाइज, यानी कि नौसिखिया। अप्रेंटाइज यानी कि होता है शुरुआत, जो नया नया होता है। इन हिज फादर्स स्टोर, अपने पापा की दुकान पर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो देखो, अब इसको हम लाइन से लगाते हैं। पहला तो ए हो ही गया कि वह कहाँ पर पैदा हुए थे, पारसी फैमिली में, 1839 में पैदा हुए थे। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या की कि उन्होंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो सबसे पहले वो अप्रेंटाइज थे, तो उनके जो फादर की शॉप थी उसमें उन्होंने क्या किया, काम किया। तो ए के बाद डी आ जाएगा। अब देखिए, ए डी ये भी होगा और ए डी ये भी हो गया। अब इन दोनों को हम हटा देते हैं, सी और डी वाले ऑप्शन को। ठीक है, अब देखिए, स्टार्टिंग में उन्होंने अप्रेंटाइज के रूप में कहाँ पर काम किया, अपने पापा की दुकान पर। उसके बाद वो कहाँ पर गए, ट्रेडिंग सीखने के लिए कहाँ पर गए भैया, वो गए चाइना में गए। ठीक है, व्यापार सीखने के लिए कहाँ पर गए, वो चाइना में गए और यूके में गए। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और फिर लास्ट कौन सा बचा, सी, क्योंकि वो, और फिर वो क्या थे, बिलीवर थे, उन्हें टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपनी जो टाटा टेक्सटाइल मिल्स थी इसमें क्रांति ला दी। तो ये इसके ऑप्शन हो जाएंगे और ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखना, कुतुब मीनार वाला। ठीक है, द कुतुब मीनार इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट्स इन दिल्ली। जो कुतुब मीनार है वह बहुत सारे स्मारकों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक है, कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है, तो देखिए, सब में ए को तो देखो फिक्स कर दिया। देखिए, तभी तो मैं बोलता हूँ ये सरल आते हैं स्टेनोग्राफर के। यदि आप सीजीएल मेंस के देखोगे तो इससे भाई बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। ठीक है, तो ए हमने इसको फिक्स कर दिया। अब देखना, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें। वॉज इट जस्ट बिल्ट बाय अ किंग टू प्लीज हिमसेल्फ और इज़ देयर रीज़न बिहाइंड इट्स कंसंट्रेशन। क्या यह किंग को, राजा को खुश करने के लिए खुद के द्वारा ही बनाया गया था, या कोई और कारण था इसके बनाने का। अब ये क्या आ गया, सीधा कुछ मतलब नहीं है। इट टावर्स ओवर द सिटी लाइक अ सेंटिनल। इसका जो टावर है वो कैसा दिखाता है कि भैया ये एक सैनिक की तरह खड़ा हुआ है। ठीक है, बट इफ़ वी लुक एट इट्स हाइट वन वंडर्स वाई इट वॉज बुल्ट। यदि हम इसकी हाइट को देखेंगे तो इंसान को आश्चर्य होगा कि भैया ये बनाया क्यों गया है। ठीक है, तो देखिए, अब इसको हम लाइन से लगाते हैं। पहला तो ये हो गया ए वाला, कुतुब मीनार क्या है, बहुत बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट मुख्य स्मारक है दिल्ली में। ठीक है, इट टावर्स ओवर द सिटी लाइक अ सेंटिनल। ये किस प्रकार से खड़ा हुआ है, कैसे इसका टावर खड़ा हुआ है, मानो कि ये एक सोल्जर है। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, यही, क्योंकि इसकी भी अभी भी क्या चल रही है, विशेषता चल रही है। बट लेकिन अब यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, तो डी वाला इसका थर्ड वाला आ जाएगा। बट इफ़ वी लुक एट इट्स हाइट, यदि हम इसकी हाइट की तरफ, इसकी ऊंचाई की तरफ हम देखें, वन वंडर्स वाई इट वॉज बुल्ट, तो एक बंदा क्या है, आश्चर्य करता है कि ये बनाया क्यों गया है। ठीक है, अब इसका जो कारण है क्यों बनाया गया है, अब इसका कारण दिया जा रहा है। वॉज इट जस्ट बुल्ट बाय अ किंग टू प्लीज हिमसेल्फ। क्या यह है केवल राजा के द्वारा खुद को आनंदित करने के लिए बनाया गया था, या इसके पीछे कोई और कारण था। तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ना, दोबारा से आप इसको सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, हमें सिनोनिम चाहिए। प्रोहिबिशन यानी क्या होता है, रोक देना, निषेध कर देना। ठीक है, हमें सिनोनिम चाहिए इसका। डिक्लेरेशन यानी क्या होता है, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट दे देना, जैसे कि बजट को क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, सरकार के द्वारा बजट को डिक्लेयर किया जाता है।
अजर्शन, अजर्शन यानी भी क्या होता है, स्वीकृति देना, डिक्लेयर करना, ठीक है। एक्सक्लूजन यानी कि निकाल देना, बाहर कर देना। तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, निषेध करना, अंदर ना आने देना, मतलब बाहर ही रखना। और एक्सक्लूजन का मतलब भी क्या होता है, बाहर ही रखना, बाहर निकाल देना। डिक्री यानी क्या होता है, वही इसका मतलब भी क्या होता है, डिक्लेयर करना। डिक्री का मतलब क्या होता है, अप्रूवल देना, ठीक है। तो ये तीनों, डिक्लेरेशन, अजर्शन और डिक्री, एक दूसरे के क्या है, ये सिनोनिम्स है। और प्रोहिबिशन का ये क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये सिनोनिम हो जाएगा किसका, प्रोहिबिशन का सिनोनिम ये है। और ये तीनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, select the correct passive form of the given sentence. Their emotionally intense collaboration maximized their creative potential. ठीक है। तो देखिए इसमें आप मतलब समझ में आ रहा हो। देखिए कई बार क्या होता है ना, आप हिंदी करने की कोशिश करते हो तभी आपका क्या होता है, एग्जाम लेट हो जाता है। तो हिंदी मत करना, आप सीधा देखना, इसमें वर्ब देखना, नाउन देखना, ऑब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब देखना, बस। अब इसमें देखना, देयर इमोशनली इंटेंस कोलाब्रेशन, ये सब, ये पूरा क्या है, एक सब्जेक्ट है। मैक्सिमाइज्ड क्या है, वर्ब है। देयर क्रिएटिव पोटेंशियल, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको पता है किससे उठता है, पैसिव ऑब्जेक्ट से उठता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देयर क्रिएटिव पोटेंशियल। अब इसमें देखिए इस दिया हुआ है, जबकि वर्ब आपकी कौन सी है, पास्ट में दी हुई है, ठीक है। तो आप वॉज को देखो, इसमें वॉज कहाँ पर दिया हुआ है, एक जगह पर दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक पर भेज दूंगा, तो आप पहले खुद करके देखना, फिर आप वीडियो को भी देख सकते हो एक्सप्लेनेशन के लिए। नेक्स्ट देखना, फिर से एरर हमें देखना है। राजा वॉज इलेक्टेड एज सेक्रेटरी ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी बाय मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब देखना, आप सबसे पहले तो आपको एक नियम बता दूं, जब भी इलेक्टेड का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट का, तो उसके साथ में हम सेक्रेटरी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। राजा वॉज इलेक्टेड, वैसे तो एज का भी प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना। एक एरर एसएससी में ही आई थी, इलेक्ट के बाद, सेलेक्ट के बाद इनके साथ एज का और आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखिए ऐसा इसमें क्या होता है, दो मत होता है, ठीक है। ये एसएससी में आई हुई है, जैसे कि ही वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, तो ये एज का प्रयोग नहीं किया जाता इसमें, ठीक है। सीधा आएगा राजा वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी। लेकिन अब मैंने आपको बताया रूल्स ऑफ एडिटिंग क्या बोलता है, सबसे बड़ी गलती आपको देखनी होती है, जो कि क्या होती है, आपकी वर्ब की या अर्थ की, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं क्या है वो। देखना, द हाउसिंग सोसाइटी बाय मेंबर्स। अब देखिए इसमें स्किप किया गया है हु वॉज प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या स्किप किया गया है, हु वॉज, इसको स्किप कर दिया गया है, डायरेक्ट लिख दिया प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए उसको इलेक्ट, राजा को इलेक्ट किया गया किसके रूप में, हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी के रूप में। किन के द्वारा, उन मेंबर्स के द्वारा जो कि प्रेजेंट थे और जिन्होंने वोट दिया, ठीक है। तो बाय मेंबर्स हु वॉज प्रेजेंट एंड वोटेड का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए हु वॉज है, इसको क्या कर दिया, एलिप्स कर दिया, एलोप कर दिया, इसको हटा दिया गया, इसको स्किप कर दिया गया। लेकिन इसके बाद देखिए वॉज है, तो यहाँ पर प्रेजेंट थे, हु वॉज प्रेजेंट, और जिन्होंने वोट दिया, जो वोट दे रहे थे नहीं, जिन्होंने वोट दिया, वोटेड का प्रयोग किया जाएगा इसमें, ठीक है। वोटिंग नहीं आएगा, वोटेड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और कारण अगर आपको पूछना सर क्यों किया जाएगा, तो उसके लिए आपको रेगुलर वीडियोस देखना पड़ेंगे बेसिक के, ठीक है। अब देखना दोबारा से, पैसिव हमें बनाना है इसमें, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखना, ही क्वेश्चंस द एबिलिटी ऑफ मार्केट्स टू सर्वाइव विदाउट स्टेट इंटरवेंशन। अब देखिए इसमें ये सब्जेक्ट है ही, ये वर्ब है क्वेश्चन, और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से हम इसको उठाएंगे, तो देख लेना केवल इस देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, इस देखना पड़ेगा। तो देखिए द एबिलिटी ऑफ मार्केट्स टू सर्वाइव विदाउट स्टेट इंटरवेंशन, अब वॉज दिया तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखना, कुछ दिया ही नहीं है बीच में, गलत हो गया। इसमें देखना एबिलिटी, एबिलिटी क्या है आपका, सिंगुलर है, ठीक है। एबिलिटी क्या है, एक वचन है, और इसमें क्या लगा दिया, एक वचन के साथ आर का प्रयोग कर दिया, जो कि गलत हो जाएगा यहाँ पर। द एबिलिटी ऑफ मार्केट टू सर्वाइव, इसमें इसका प्रयोग किया गया है, तो मतलब ये क्या है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही है, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंदी था। हाँ, इस बात को मैं मान लेता हूँ
कि ये जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा लेंदी था, लेकिन इसी के साथ मैंने ये भी पाया है कि इसकी जो रीजनिंग थी, इस एग्ज़ाम की रीजनिंग और जीके बहुत ही ज़्यादा सरल थी। तो आपको तीनों को लेकर चलना है, आपको केवल इंग्लिश पर ही ध्यान नहीं देना, आपको तीनों पर ध्यान देना है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको जीके भी अच्छे से करनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूँ आप लोग जीके नहीं देखते हो, आप केवल इंग्लिश देखते हो, तो आपको जीके भी देखनी पड़ेगी, प्लस आपको रीजनिंग भी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीनों पार्ट से बहुत ज़्यादा कठिन आए। तो जब भी ऐसा एग्ज़ाम लेंथी हो जाता है, पेपर लेंथी हो जाता है, तो आपको बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको एनकाउंटर करना होगा, और फिर आप इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगा। कब बनाऊंगा? जब मेरे वीडियोस पर 130 लाइक्स, इस वीडियो पर 130 लाइक्स आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।